पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें सोयाबीन की उन्नत खेती। अधिक उत्पादन के लिए धान की सीधी बुवाई करने की तकनीक। कुओं एवं नलकूपों के जलस्तर को बढ़ाने के उपाय। सोयाबीन की खेती उत्तराखंड के भावर, तराई, मैदानी और पर्वतीय एवं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो हमारे जो किसान भाई इस समय सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो वह इसकी अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का चयन कर किस तरह करे उन्नत खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। सोयाबीन एक दलहनी फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 40% व तेल इसमें 20% तक पाया जाता है। हमारे देश में एक खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है और ये लगभग 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। जैसे इसके लिए पहले खेत की तैयारी करें और खेत का चुनाव करने के लिए ऐसा खेत चुनाव करें जिसमें पानी न भरता हो, हल्का सा ढलान हो। और अब ये समय है कि इसमें ग्रीष्मकालीन जुताई करें और उसके साथ साथ इसको बोने से पहले अच्छी तरह से तैयार करके इसे पाटा लगाकर बराबर कर लें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देते हैं। फिर बुवाई से पूर्व 2 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। अंतिम जुताई के समय 10 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टेयर खेत में मिला दें, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले कीट जैसे नीला भृंग, तना मक्खी एवं सफेद सूड़ी के आक्रमण को रोका जा सके। इससे अधिक पैदावार लेने के लिए उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें और ध्यान रहे कि जो अनुमोदित किस्में हैं केवल उन्हीं को उपयोग में लाएं। मुख्य किस्में जो हैं इस क्षेत्र के लिए वो है PS 1042, PS 1092, PS 1347, PS 1225, PS 19, PS 20, PS 21, PS 22 एंड PS 23। ये इस क्षेत्र उत्तराखंड के हमारे विशेषतः उत्तराखंड क्षेत्र के लिए ये किस्में उपयुक्त हैं और ये लगभग 30 से 35 क्विंटल तक की पैदावार देती हैं और इनकी जो पकने की अवधि है वो 120 दिन के आसपास होती है। उसके बाद गेहूं ले सकते हैं। इसकी बुआई के लिए 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और बीज को बोने से पहले
संशोधित कर लें, उसको उपचारित कर लें। और उसके लिए थायराम और बेविस्टीन, ये 2 फंजीसाइड्स हैं, इनको चुनाव करें और उसके बाद फिर इससे राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद इसको बुआई के लिए तुरंत उसको बो देना चाहिए। और इसके लिए डीएपी 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डीएपी बुआई से पहले खेत में अच्छी तरह से मिला लें। और अगर हो सके तो गोबर की खाद उसको भी पहले से ही खेत में मिलाकर उसको अच्छी तरह से बुआई से पहले तैयार कर लें। और उसके बाद इसकी बुआई करें और उसको लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे कि लगभग 4 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर होने चाहिए, उससे अच्छी पैदावार मिलेगी। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। सोयाबीन की फसल में तरह तरह के खरपतवार उगते हैं, जिनकी तीव्रता शुरू के 45 दिनों तक अधिक होती है। इनकी वजह से सोयाबीन की फसल में भारी नुकसान होता है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पहली निदाई बुवाई के 15 से 20 दिन बाद तथा दूसरी 35 से 40 दिन बाद डोरा चलाकर या हस्तचलित एवं स्वचलित निंदाई यंत्रों से करनी चाहिए। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त रसायनों में लासो 40 EC 4 लीटर या स्टाम्प 3.5 लीटर दवा आदि रसायन 500 लीटर से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व तथा बोनी के तुरंत बाद छिड़काव करें। सोयाबीन की खड़ी फसल में भी खरपतवार नाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। इस श्रेणी में इमेजा थापर 1 लीटर या क्विजालोफाप इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग जब खरपतवार 2 या 3 इंच के होने पर अथवा 2 से 3 पत्ती की अवस्था पर खेत में नमी की स्थिति में करना लाभप्रद होता है। हाँ, इसके बाद चूंकि ये बरसात के सीजन की फसल है और ध्यान रहे कि फसल में पानी न भरे। अगर कहीं पानी भर गया है तो उसको निकासी की व्यवस्था करें, और नहीं तो इसकी जड़ों में गांठें होती हैं, वो ठीक से वो गांठें प्रभावित होंगी और उससे फसल की पैदावार में नुकसान होगा। और उसके साथ साथ इसमें फिर जो फसल सुरक्षा है, कीड़े बीमारियां, इसके प्रति जागरूक रहें और समय समय पर ज़रूरत हो तो संपर्क कर सकते हैं। आपको इसके लिए उपचार के लिए जानकारी दी जाएगी। और यदि किसान भाई इन सब प्रक्रियाओं को, मुख्य प्रक्रियाओं को अपनाकर सोयाबीन की उपज लेते हैं, सोयाबीन उपजाते हैं, तो इससे लगभग 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें डॉक्टर पुष्पेंद्र, सोयाबीन प्रजनक एवं सोयाबीन समन्वयक, गोविंद बल्लभ पंत, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। मेरा मोबाइल नंबर है 9756681711। आप कभी भी किसी समय भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक से अधिक, मेरी शुभकामनाएं, अधिक से अधिक पैदावार लें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे राज्य में किसान भाई धान की खेती रोपा विधि व सीधी बुवाई विधि से करते हैं, तो प्रदेश के जो किसान धान की खेती सीधी बुवाई विधि से करना चाहते हैं, तो वे धान की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें तथा इसकी सीधी बुवाई का वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो धान किसान बंधु की ये समस्याएं होती है कि हम धान की सीधी बुआई कैसे करें। सबसे पहले धान की सीधी बुआई के लिए चुनाव करते समय आप अपने खेत का चुनाव करें। इसके लिए ये देखा गया है जहाँ पे पानी की सुविधा हो तो निचले जमीन में या मध्यम जमीन में ही धान की सीधी बुआई करनी चाहिए। धान की फसल से अच्छा उत्पादन के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें। इन किस्मों का चयन करते समय भी अपने प्रदेश की जलवायु परिस्थितियों का ध्यान अवश्य रखें। तो धान की सीधी बुवाई में कौन कौन प्रजातियां उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन का आधार खेत की तैयारी पर निर्भर करता है और यदि बात हो धान की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। धान की फसल से भरपूर उत्पादन के लिए जरूरी है कि खेत की एक बार गहरी जुताई कर लें। इसके बाद कल्टीवेटर से खेत को 2 से 3 बार जोतकर पाटा लगा दें तथा अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। सीधी बुआई के लिए किसान बंधु को समय पर बुआई करना बहुत ही उपयुक्त होता है। आप इसके लिए 15 जून से लेकर के 10 जुलाई तक निश्चित रूप से किसान बंधु को बुआई कर देना चाहिए। बीजों का अच्छा अंकुरण हो तथा फसल रोग व कीट मुक्त रहे, इसके लिए बुआई से पहले बीजों का उपचार करना जरूरी होता है। बीज उपचार के लिए प्रति किलोग्राम बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से उपचारित करें। इसके बाद एजोटोबैक्टर 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बीज को उपचारित करने के बाद इसकी बुवाई कैसे करना है, आइए जानते हैं। इसमें जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी, किसान बंधु को 15 से 20 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होगी। इसकी बुआई के लिए किसान बंधु जो गेहूं के बुआई में हम सीड्रिल की से उपाय करते थे, सीड्रिल से बुआई कर सकते थे, उसी से सीड्रिल को इसमें उसको एडजस्ट करके हम सीड्रिल से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान या तो उर्वरकों का व्यवहार ही नहीं करते या करते भी हैं तो अधिक या कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे फसल पर इसका विपरीत असर पड़ता है। तो धान की सीधी बुआई में खाद व उर्वरकों की कितनी मात्रा में पूर्ति करना है, आइए जानते हैं। किसान बंधु इसमें खाद और उर्वरक की व्यवस्था करें, इस पर विशेष रूप से उनको ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई के लिए किसान बंधु को 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। किसान बंधु को बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा इस्तेमाल करना चाहिए और बची हुई जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसे 2 भाग में बना करके बुआई के 20 दिन बाद और 40 दिन बाद सिंचाई करने के बाद वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसान बंधु आप उसमें 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिला सकते हैं। खरीफ की फसलों में सबसे अहम समस्या फसलों के बीच उगने वाले खरपतवारों की होती है, जो कि इनकी बढ़वार में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही रोग व कीटों के आश्रय स्थल का काम भी करते हैं। इसलिए इनकी रोकथाम आप कैसे करें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। किसान बंधु इसमें हम खरपतवार को निश्चित रूप से हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जो खरपतवार नाशी है उसे आप प्री इमरजेंस के रूप में इस्तेमाल करें। लगाने के 2 से 3 दिन बाद पेंडिमेथिलिन का व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए किसान बंधु क्या करें कि 400 ml पेंडिल मेथिलिन को 200 लीटर पानी में घोल करके आप 1 एकड़ में छिड़काव कर देंगे। इससे 20 से 25 दिन तक कोई खरपतवार नहीं निकलेगा। सीधी बुआई में ये देखा गया है
कि इसमें किसान बंधु को नमी की कमी हो जाने से आयरन की यानी लोहा की कमी पाई जाती है, जिसके चलते किसान जो है पौधे पीले और हो जाते हैं, उसकी बढ़ार नहीं होती है। तो निस्संदेह इसमें इरिगेशन करने के साथ साथ अगर हम 1% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो आयरन की कमी से बची जा सकती है। यानी जो क्लोरोसिस, आयरन क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आपकी सीधी बुआई में हुई थी, उससे आप दूर कर सकते हैं। इस तरह से इन बिंदुओं पर ध्यान दे करके किसान बंधु धान की सीधी बुआई कर सकते हैं और उन्हें अच्छा उपज प्राप्त हो। इसके अलावा किसान भाई ड्रम सीडर धान बुआई यंत्र के द्वारा भी आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले धान के बीज को अंकुरित किया जाता है। उसके बाद खेत की तैयारी के समय ही उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करके खेत की मचाई कर भूमि को समतल कर लिया जाता है और उस अंकुरित बीज को उपचारित कर ड्रम सीडर यंत्र के द्वारा धान की बुआई करके आप धान की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि प्रतिवर्ष भूमि के जलस्तर में तेजी से गिरावट देखी जा रही है और प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में तो पीने के पानी के लिए भी त्राही त्राही मची हुई है तथा जो थोड़ा बहुत जल उपलब्ध भी है वह भी बहुत से क्षेत्रों में तो खारा है। इसीलिए इन सभी तरह की समस्याओं से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को वर्षा जल संग्रहित करके कुओं एवं नलकूपों का पुनः भरण करना चाहिए, जिससे एक तो भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और दूसरा भविष्य में इस पानी का सदुपयोग कर हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई कैसे करें कुओं एवं नलकूपों का पुनः भरण, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर के यादव। बारिश बहुत अच्छी होती है, तो अच्छी बारिश जहाँ होती है वहाँ रन ऑफ भी ठीक ठाक मिल जाता है और कुएं जहाँ पे हैं और उसके आसपास में अगर रन ऑफ ठीक ठाक आता है तो ऐसी स्थिति में रिचार्ज फिट काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं और इसके लिए आसपास के सभी कुओं में अगर रिचार्ज फिट बना दिया जाए तो पूरे इलाके का जो भूजल है एक साथ ऊपर आ सकता है। किसान भाइयों, वर्षा जल का अधिकांश भाग यूं ही बहकर इधर उधर चला जाता है और बहुत कम वर्षा जल ही भूमि में जा पाता है और जो भूमि में जाता भी है तो उसे पहुंचने में 1 से 1.5 माह या इससे भी अधिक समय लग जाता है। किसान भाइयों, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं खेती हेतु सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जितना भूमिगत जल प्राकृतिक रूप से बढ़ता है उससे कहीं ज्यादा भूमिगत जल को मोटर इत्यादि द्वारा निकालते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है और हमारे प्रदेश में तो लगभग 67% भाग में तो कुओं द्वारा ही सिंचाई की जाती है। इससे ये पता चलता है कि कुओं एवं नलकूपों का पुनर्भरण कितना महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, भूजल पुनर्भरण मुख्य रूप से कुओं एवं नलकूपों का पुनर्भरण अलग अलग पद्धतियों द्वारा किया जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं वर्षा जल द्वारा कुओं के पुनर्भरण के बारे में। के लिए ज़रूरी है कि 2 से 4 हेक्टेयर का जो एरिया हो उसका रन ऑफ एक जगह आ रहा हो और रन ऑफ को एक जगह कुएं में सेफ तरीके से उतारने के लिए कुएं के पास में रिचार्ज पिट बना दिया जाता है। कुओं के पुनर्भरण के लिए 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बनाते हैं। पहला गड्ढा कुएं से 10 फीट की दूरी पर 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा एवं 10 फीट गहरा बनाते हैं। गड्ढा बनने के बाद इस कुएं के तल पर अर्थात पैंदे पर एक आड़ा 4 इंच चौड़ा पीवीसी या सीमेंट का पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। बाद में इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर भरते हैं।
इसके बाद दूसरी परत इससे छोटे पत्थर 2.5 फीट तक भरते हैं। फिर इसके ऊपर 2.5 फीट तक बजरी या मोटी बालू रेत डाल देते हैं। इस गड्ढे के 3 से 4 फीट की दूरी पर एक दूसरा गड्ढा बनाते हैं। ये गड्ढा 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा बनाते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट तक भरते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच पीवीसी पाइप या सीमेंट से बने पाइप से द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा या नाले द्वारा जो भी पानी बहकर आता है वो पहले 10 × 10 × 3 फीट के आकार के गड्ढे में भर जाती है तथा जो रेत कचरा वर्षा के पानी के साथ बहकर आता है वो इसी गड्ढे में रह जाता है और जो पानी बचता है वो पहले वाले 10 × 10 × 10 फीट वाले गड्ढे में चला जाता है। ये पानी कचरा रहित रहता है। फिर दूसरे गड्ढे से पानी बजरी, पत्थर इत्यादि से फिल्टर यानी साफ होकर पाइप द्वारा कुएं में चला जाता है। इसे बनाने में लगभग 4 से 5 हजार रुपए का खर्च आता है। रिचार्ज पिट का जैसा कि स्ट्रक्चर बताया जाता है, उसमें नीचे भारी पत्थर और ऊपर डाल के और सबसे ऊपर गिट्टी या रेती डाली जाती है। इस प्रकार से फिल्टर बनाने से जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ है यानी जो दिखने वाली जो पानी के अंदर बह के जो आते हैं तिनके पत्थर और गोबर, वो सब ऊपर रुक जाता है और पानी जो है फिल्टर होके अंदर जाता है। इससे भूजल जो जहाँ पे खारा है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और हमने यहाँ पर देखा है कि इनके TDS में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। इस प्रकार जो आसपास के इलाके में जहाँ पे खारा पानी है उसको मीठे पानी में हम परिवर्तित कर सकते हैं या उसके भूजल की गुणवत्ता में हम कहें कि सुधार कर सकते हैं। उसके TDS को कुछ कम कर सकते हैं या उसकी जो खारापन है, नमक है, उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं बोरवेल एवं नलकूपों के जल पुनर्भरण पर। तो वर्षा का पानी नलकूप में छोड़ना, इसको नलकूप पुनर्भरण कहते हैं। नलकूप के पास नाले का पानी मोड़कर नलकूपों का पुनर्भरण किया जाता है। इसके लिए नलकूप के चारों तरफ 2 × 2 × 2 मीटर आकार का गड्ढा खोद लेते हैं। इसके बाद गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उसके ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर के आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना देते हैं और जो पाइप के ऊपर छेद किए गए हैं उस पाइप के ऊपर चारों तरफ नारियल इत्यादि से बनी रस्सी बांध देते हैं। फिर इसके बाद जो पाइप के चारों तरफ गड्ढा बना है उसको 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे नीचे वाले भाग में मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, फिर उसके ऊपर बजरी या मोटी रेत तथा फिर इसके बाद बारीक रेत डाल देते हैं। इस प्रकार से इस गड्ढे को भर दिया जाता है और वर्षा का पानी जो नल के द्वारा आएगा वो पानी इस रेत, बजरी, पत्थर से छनकर फिर जो पाइप के चारों ओर बांधी गई रस्सी से फिल्टर होकर साफ पानी नीचे नलकूप में चला जाता है और इस प्रकार नलकूप पुनर्भरण होता है। इस पूरे कार्य में लगभग 3 से 4 हजार रुपए का खर्च आता है। कुओं एवं नलकूपों का पुनर्भरण करते समय विभिन्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। नाले में जो पानी आता है वो पानी क्षारी, लवण एवं रसायन रहित होना चाहिए। कुएं में जो पानी आता है वो पाइप द्वारा ही कुएं में जाना चाहिए। कुआं पुनर्भरण के लिए 2 गड्ढे होना जरूरी है। कुआं पुनर्भरण होने से पूर्व कुएं में जो कचरा होता है उसे साफ कर लें। पुनर्भरण फिल्टर साफ पानी से ही करें। पुनर्भरण औद्योगिक क्षेत्रों से निकले गंदे पानी का उपयोग नहीं करें। पत्थर, रेत, नारियल की रस्सी इत्यादि से जब पानी नहीं जाए एवं वर्षा ऋतु से पूर्व साल में 1 बार अवश्य बदल दें ताकि पानी के पुनर्भरण में कोई रुकावट नहीं आए। किसान भाइयों, यदि आप आज बताए गए तरीकों से कुओं एवं नलकूपों का पुनर्भरण करते हैं तो न केवल गिरते हुए भूमिगत जल स्तर को रोक सकते हैं बल्कि भविष्य के लिए भी जल को बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है कुनेठा जिला इटावा के कृषक अवनीश यादव ने। यह मेंथा की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो अवनीश यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय मेंथा में
अधिकतर किसान शिकायत कर रहे हैं कि उसकी बढ़वार नहीं हो रही है। तो ये गर्मी की वजह से है, तापमान बहुत ज़्यादा था। अगर बढ़वार नहीं हो रही है, नीचे की पत्तियां अगर पीली होकर गिरने लगी हैं, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उसको काट लें, तुरंत उसमें पानी दें काटने के बाद, और यूरिया आप करीब 1 हेक्टेयर के लिए करीब 50 किलोग्राम यूरिया को आप उसका बुरकाव कर दें दोपहर के समय। तो आपको जो पहली कटाई में आपका नुकसान हुआ है वो दूसरी कटाई से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ये फसल गर्मी में ली जाती है, इसलिए इसमें सिंचाई की अधिक जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि आपने बलुई मिट्टी में मेंथा की खेती की है तो 8 से 10 दिन पर सिंचाई करें, और दोमट मिट्टी में 12 से 14 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, और सिंचाई हल्की करें, क्योंकि फसल में अधिक पानी भरने पर फसल की बढ़वार में बाधा आएगी और उपज भी प्रभावित होगी। साथ ही साथ कुछ किसान भाइयों की शिकायत आ रही है कि इसमें पत्तियां मुड़ रही हैं। तो साथियों, वो एक मक्खी की वजह से होता है। आप सुबह के टाइम में करीब 8 से 9 बजे के बीच में आप खेत में जाएं और 2 पौधों को आप हाथ से थोड़ा अलग कीजिए। आप देखेंगे छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर इस तरह के लक्षण आए तो किसी भी कीटनाशक दवा का आप छिड़काव कर दें, मक्खियाँ खत्म हो जाएंगी और आपकी पत्तियां जो सिकुड़ रही थी वो स्वस्थ हो जाएंगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पबद्ध है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु उड़द और मूंग की खेती पर जानकारी। किसान कैसे करें अपने स्तर पर रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता की जांच। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।